बिल भूपेंद्र यादव जी ने संसद च रखे और तीनों ही बहुत महत्व दे ने कि हाई कोर्ट यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज बिल, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अमेंडमेंट बिल, बहुत इंपॉर्टेंट बिल एजुकेशन की दृष्टि के नाल, और द विक्शियस लिटिगेशन प्रिवेंशन बिल। ये तीन बिल प्राइवेट बिल के नाते भूपेंद्र यादव जी ने रखे, जिवें मैं जिक्र किया पार्टी के महामंत्री ने। लेकिन उस तो पहला भी लंबा समय 2000 तो लैके 2009 तक अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, जो एक सब तो बड़ा संगठन है, और महामंत्री रहते हुए अधिवक्ता परिषद को नवी दिशा आदरणीय भूपेंद्र जी ने दी। सुप्रीम कोर्ट के बड़े प्रतिष्ठित वकील ने, और अधिवक्ता परिषद रहंदे हुए न्याय प्रवाह जो पत्रिका अधिवक्ता परिषद की निकलती है उन्हें पब्लिश करने का काम आदरणीय भूपेंद्र जी ने किया। चुनावी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चुनावी रणनीतिकार ने बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, जो भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए बड़े महत्व के राज्य ने, उन्होंने सारे स्टेट्स के अंदर इलेक्शन के इंचार्ज रहे और पार्टी को जित की राह ते तोरन च बहुत बड़ी भूमिका आदरणीय भूपेंद्र जी की रही है। एक कुशल रणनीतिकार के नाते, एक कुशल संगठक के नाते ते काम करते ही ने, लेकिन एक जिन्होंने कह लो देश के प्रखर बुद्धिजीवी के नाते भी इन्होंने कॉलम असी विभिन्न समाचार पत्रों से पढ़ते हैं, समाजिक विषयों से, आर्थिक विषयों से, राजनीतिक विषयों से लगातार लिखते हैं और एक समाज का प्रबोधन करने का काम भी करते हैं। एक योजनाकार के रूप च भूपेंद्र जी की अज पार्टी च बहुत प्रतिष्ठा है। उनते बहुत लंबा समय तो व्यक्तिगत रूप नाल जो तो आदरणीय भूपेंद्र जी अधिवक्ता परिषद ने इन्हां दे सानिध्य च काम करन दा सिखण दा अवसर लगातार मिलिया। योजनाकार के रूप च पार्टी च इन्हां दी प्रतिष्ठा बनी है। और एक गल जिहड़ी मैं भी पहला कुछ समय पहला तक नहीं जानता सी, इन्ने लंबे समय जुड़न के बाद भी, कि पोएट के नाते, लिटरेरी व्यक्ति के नाते भी भूपेंद्र जी की बहुत रुचि ने और बहुत सारा काम सृष्टि करते हैं। सो अज एक ऐसे विद्वान व्यक्ति का, एक ऐसे रणनीतिकार का सानू मार्गदर्शन पंजाब के सब कार्यकर्तावां नू और पंजाब की जनता नू इस फेसबुक लाइव के माध्यम नाल मिलने वाला है। मैं एक बार फिर तो आदरणीय भूपेंद्र जी का पंजाब के सब कार्यकर्तावां नू संबोधन करने लई इत्थे आने लई उन्हां दा स्वागत करदा है, उन्हां नू जी आयां आखदा है, और मैं निवेदन करदा है श्री भूपेंद्र यादव जी नू कि वो अपना वक्तव्य साडे सब दे समान रखन। श्री भूपेंद्र यादव जी। धन्यवाद सुभाष जी। आज के इस आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम पर आयोजित इस वेबिनार में जुड़े हुए भारत सरकार के कॉमर्स और इंडस्ट्री के राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश जी, पंजाब के अध्यक्ष अश्वनी जी, मेरे को पूर्व अध्यक्ष अश्वनी जी दिख रहे हैं, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय मंत्री तरुण चुग जी भी गाड़ी में दिख रहे हैं, और यहाँ पर उपस्थित पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारीगण। जो विषय आज पंजाब इकाई ने रखा है आत्मनिर्भर भारत का, वास्तव में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है, ये संकल्प भारत को एक समृद्ध, सुसंस्कृत, सुरक्षित, संपन्न और सर्वसमावेशी भारत बनाने का ये संकल्प। इस समय जिस दुनिया की आपदा के बीच में हम रह रहे हैं, वो एक ऐसी आपदा है जिसके कारण पूरी दुनिया परेशान रही। एक लंबे समय के लॉकडाउन को हम लोगों ने अपने अपने घरों में रह करके झेला है, और आज भी उस प्राकृतिक से ज्यादा मानव की बनाई हुई इस कोरोना की आपदा में सेवा कार्यों के माध्यम से, बाकी चीजों के माध्यम से एक तरफ जहां हम सक्रिय हैं, वहीं देश के लोगों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए पूरी तरीके से सरकार भी प्रतिबद्ध होकर के लगी। ये एक ऐसा भी समय है जब इस आपदा के कारण भारत में और नई दुनिया में एक आर्थिक मंदी का भी दौर शुरू हुआ, और ऐसे में जहां देश के आत्मविश्वास को बनाने की जरूरत है, वहीं इस आपदा के समय में इस चुनौती का मुकाबला करते हुए हमें भारत को कैसे आत्मनिर्भर भारत बनाना है, इसका विजन हम लोगों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। कई बार लोगों को लगता है
और लोगों का ऐसा मानना भी है कि एक लंबे समय तक कुछ सरकारें जो एक लंबा परिवर्तन नहीं कर पाई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने थोड़े से समय में करके दिखाया है। जब ये कोरोना का संकट शुरू हुआ था तो देश का एक बहुत बड़ा गरीब वर्ग था, उस तक सही समय पर राहत पहुंचाने की जरूरत थी। और जैसे ही ये कोरोना का विषय शुरू हुआ था, सरकार ने 1,76,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करी थी। लगभग 20 करोड़ से ज्यादा जनधन खातों में 500 रुपया महीना पहुंचा। 3 करोड़ सोशल सिक्योरिटी के लोगों के पास 1,000 रुपया महीना पहुंचा। 8 करोड़ महिलाओं के पास उज्ज्वला का सब्सिडी का पैसा पहुंचा, उज्ज्वला का 3 महीने का कनेक्शन पहुंचा। और उसके अतिरिक्त देश के 8 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंचा। सारी संख्या भी अगर जोड़ ले तो 40 करोड़ है। और अगर इसको ओवरलैपिंग कर लिया जाए तो लगभग 15 करोड़ परिवारों तक सीधी राशि पहुंचाने का काम ये सरकार ने किया। इसका मतलब देश के 15 करोड़ परिवार माने 75 करोड़ लोगों तक बिना कोई एक पैसे का कहीं कटौती हुए सरकार सीधे पहुंचाने में सफल रही। उसका सबसे बड़ा कारण था तो 5 साल में जनधन, आधार और मोबाइल का जो जिसको जैम कहते हैं, उसकी जो ट्रिनिटी भारत सरकार ने व्यवस्था के साथ खड़ी करी थी, आज उसका उपयोग हमको देखने में आ रहा है। आज सुबह ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को संबोधित किया। किसान सम्मान निधि की 17,000 करोड़ रुपए की राशि वापस से 8.5 करोड़ किसानों को पहुंची और 2018 से लेकर आज तक 80,000 करोड़ रुपया ये किसानों के खातों में पहुंचा। और सबसे बड़ी बात है कि देश में आत्मनिर्भर भारत के पैकेज को बनाते हुए भी कृषि क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए का सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश करने का तय किया। और जब मैं आत्मनिर्भर भारत के पैकेज की बात करता हूं तो मुख्य रूप से मुझे लगता है कि 7 बिंदुओं से इसका विचार करना चाहिए। इस देश के विकास के लिए पहली बात, जो एक लंबे समय से हम लोग यूपीए सरकार और विशेष रूप से कांग्रेस में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, उसमें हमारा ये आरोप था, ये सच था कि केंद्र की जो 10 साल की यूपीए सरकार थी उसमें पॉलिसी लेवल पे करप्शन था, पॉलिसी पैरालिसिस। आत्मनिर्भर भारत का पैकेज माने पॉलिसी इंटरवेंशन के माध्यम से रुके हुए काम को आगे बढ़ाने का काम सरकार ने किया। दूसरा, जहां आवश्यक है वहां सरकार के द्वारा लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट किए गए, कानूनों में परिवर्तन किया। जहां पर प्रोसीजरल डिले के कारण चीजें रुक रही थी, सरकार ने प्रोसीजरल डिफिकल्टीज को रिमूव करा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर देश के विकास की बात करनी है तो देश के विकास के लिए हमको प्रायोरिटी सेक्टर तय करने होंगे कि विकास की संभावना और गुंजाइश कहां पर है। और ये सब करते समय आप पॉलिसी को सुधारेंगे, लेजिस्लेशन में इंटरफेयर को चेंज करेंगे, प्रोसीजरल डिफिकल्टी को दूर करेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर को तय करेंगे। उसके लिए आवश्यक है कि इन सब चीजों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ ही साथ अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसके लिए आवश्यकता है कैपेसिटी बिल्डिंग की। लेकिन ये सारा डेवलपमेंट एक तरफा ना हो, ये डेवलपमेंट में विकास भी समान रूप से हो। इसके लिए गरीबी के साथ लड़ाई, पावर्टी एलिमिनेशन, और जो गरीब वर्ग है उसको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, इस पर सरकार ने ध्यान दिया। ये सातों चीजों को मिलाकर अगर देखा जाए तो ये आत्मनिर्भर भारत का पैकेज और आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको दी। सबसे पहला विषय मैं कहना चाहूंगा पॉलिसी इंटरवेंशन। हमें पता है कि देश के एमएसएमई सेक्टर को इस पूरे कोरोना के कारण लोगों के 60 दिन 90 दिन लोगों के व्यवसाय बंद रहे और इसके लिए उनको एक वर्किंग कैपिटल चाहिए थी। देश में कुल मिलाकर एमएसएमई सेक्टर में लगभग 16-17 लाख करोड़ रुपया ये बैंक का ऋण के रूप में उपलब्ध है। लेकिन सरकार ने तय किया कि वर्किंग कैपिटल मतलब बंद हुए उद्योग को, जो एक तात्कालिक रूप से बंद हुआ था, उसको चलाने के लिए उसका 20% 3 लाख करोड़ की पूंजी की आवश्यकता है। सरकार ने
सीधे सीधे आत्मनिर्भर भारत पैकेज में एमएसएमई को बिना गारंटी के 3 लाख रुपए का एक मॉरिटोरियम बना करके व्यापार में लगाने के लिए पैसा उपलब्ध कर। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रयोग किया, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आए हैं और सरकार ने शहरी क्षेत्र में 7,200 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का निर्णय ये आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में किया। पूरे कोरोना के इस लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में कहीं भी सामान की चीजों की दिक्कत नहीं रही, लेकिन हमें ध्यान में आया कि प्रवासी भाइयों को एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि उनके राशन कार्ड यहाँ नहीं बने। और आज अगर हमें देश में सुविधाओं को जिस प्रकार से अब हम जनधन का खाता का कोई अकाउंट कहीं से ले सकता है, अब ऋण कोई कहीं से ले सकता है, बैंक का व्यापार कहीं से कर सकता है, डिजिटली हम मिल सकते हैं, तो क्यों ना वन नेशन वन राशन कार्ड को आगे बढ़ाया जाए ताकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लोगों का है ये सही तरीके से, और इसको सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के पैकेज का हिस्सा बना। आज ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए चाहे मत्स्य संपदा का विषय हो, मतलब मछली से लेकर के डेयरी उद्योग तक, जो कृषि क्षेत्र में सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर के इन्वेस्टमेंट का अर्थ ही ये है कि हम डेयरी से लेकर मछली पालन तो करेंगे, लेकिन हमारे देश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस एग्रीकल्चर सेक्टर में केवल खेती नहीं, कोल्ड स्टोरेज चेन हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, और वेयर हाउसिंग के द्वारा किसान को सामान बेचने की ताकत हो गई, इसको बढ़ाने का काम सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में किया। देश में अलग अलग तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों को ध्यान है कि कोऑपरेटिव सेक्टर शुरू हुआ, लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर में अपनी कुछ समस्याएं और विसंगतियां रही, लेकिन आज भी सरकार कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने किसानों के लिए एमएसपी की बात भी करी और एक अफवाह उड़ाई जा रही है एमएसपी को लेकर के। भारत सरकार किसानों के एमएसपी की राशि देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कोई ये तो पूछे कि 70 साल से इस देश में केवल किसान ही ऐसा है जो अपनी फसल को कहीं और नहीं बेच सकता। एसेंशियल कमोडिटी के नाम पे उसको रोका जाता है। और आज दुनिया में इतनी ताकत हो गई है कि हर्बल खेती का विषय हो, जैविक खेती का विषय हो, कि किसानों के प्रोडक्ट का विषय हो, उसको आगे ले जाने के लिए सरकार लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट ला रही है, लेकिन उसका मंडी को खत्म करना नहीं है, ये उसका एक एडिशन है। मंडी के रहते हुए अगर किसान को और अच्छे विकल्प भी उपलब्ध करा दे तो इसमें किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए, तो उसको स्ट्रेंथनिंग और उसको आगे बूस्ट देने के लिए किया जा रहा है। इस व्यवस्था को करने के लिए कहीं पर राजमा अच्छा होता है और कहीं पर गेहूं बढ़िया रहता है, कहीं पर गेहूं चावल की कोई किस्म बढ़िया रहती है, इसलिए देश में जो किसानों का अपना क्षेत्र है उनकी संपदा को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने पहली बार एफपीओ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी। और एफपीओ को आगे बढ़ाने का अर्थ है कि हम कृषि क्षेत्र को देश के बाकी क्षेत्र के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये वो पॉलिसी इंटरवेंशन है जिसके लिए भारत का कृषि क्षेत्र एक लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। आज ये जो वेब की ताकत है, आज जो डिजिटल की ताकत है, इसके कारण मार्केट उसके नजदीक आई है, लेकिन वो कानूनी मकड़जाल में उलझा ना रहे, इस सिस्टम में वो रहना चाहे रहे, लेकिन इस सिस्टम के साथ उसको एक एडिशनल वैल्यू दिया जाए और कृषि क्षेत्र को हम दुनिया के मार्केट के साथ जोड़ सके, ये करने का काम आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में हमने किया। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक लंबे समय तक लेबर रिफॉर्म्स की आवश्यकता थी। मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा, कुछ चीजों को लेकर के बड़ी गलतफहमियां पैदा की जाती है। भारत सरकार इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, इक्वल पे इक्वल वर्क के आधार पे जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसको भारत सरकार ने रेटिफाई किया है। इसलिए हमारे जो लेबर लॉ के परिवर्तन है वो मानवाधिकार की दृष्टि लिए हुए समान वेतन के साथ मजदूरों के अधिकारों को बनाते हुए देश के औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए हम लेकर के आए।
और हम छोटी मोटी फैक्ट्रियां चलाते हुए और काम करते हुए देखना चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान में लगभग 40-44 से ज्यादा लेबर लॉक में उलझा हुआ छोटा व्यापारी कई बार काम नहीं कर पाता और लेबर को भी उसका संतोष नहीं हो पाता। जब हम सरकार में आए थे तो हमने लेबर्स के प्रोविडेंट फंड में जो पैसा रुक जाता था उसके लिए हम एक नंबर लेकर के आए। एक सिंगल नंबर से उसका जब भी कार्य चेंज होगा तो उसी नंबर पे उसका प्रोविडेंट फंड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ वर्कर्स के वेजेस के लिए हमने पार्लियामेंट में कंसेंसस के साथ लेबर वेजेस कोड पास कराया, सभी राजनीतिक दलों के कंसेंसस से, और आज तक किसी भी ट्रेड यूनियन ने जो वेजेस कोड हमने पास कराया उसका विरोध नहीं किया। अभी 3 लेबर कोड और आने वाले हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की जगह इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आने वाला है। उसमें ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट को हम एक करने वाले हैं। जितने भी सोशल सिक्योरिटी के विषय हैं उसको लेकर के सरकार एक लेबर का सोशल सिक्योरिटी कोड लाने वाली है। वर्कर की कार्यस्थल पर जो अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है उसकी सुरक्षा, उसके लिए मानदंड, उसके लिए स्वच्छता, ये सारे मानकों के लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड भी हमारी सरकार लाने वाली है और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी उस पर विचार करके अपनी रिपोर्ट दे दी। लेकिन ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा कानूनी परिवर्तन सरकार के द्वारा लाया जा रहा है। हम जानते हैं यूपीए सरकार के समय जो कंपनी लॉज बना उसमें एक तरीके से कंपनी चलाने वालों को अपराधी की श्रेणी में खड़ा करा। काफी समय से लोग ये कहते थे कि कंपनी लॉज में परिवर्तन किया जाए और आत्मनिर्भर भारत का पैकेज बनाते समय जो लेजिस्लेटिव परिवर्तन की बात हमने करी है, कंपनीज लॉ में जो क्रिमिनल ऑफेंस जो लगे हुए थे उसको भी चेंज करने का काम सरकार लेजिस्लेटिव चेंज के माध्यम से करने जा रही है। आज दुनिया में डिजिटल क्रांति आने के बाद बहुत बड़ी बात जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के चल रही है, डाटा प्रोटेक्शन की चल रही है। चाहे कंपनीज के पास में डाटा हो, चाहे सरकार के पास में डेटा हो, वो डेटे में प्राइवेसी को बनाते हुए उसका एक पूरा रेगुलेशन सिस्टम लाया जाए ताकि दुनिया के बाकी देशों के साथ व्यापार करते हुए, व्यापारिक समझौते करते हुए, संबंध कराने में परिवर्तन सरकार के द्वारा लाया जा रहा है। उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए हम डेटा प्रोटेक्शन करें। आज वो विषय संसद की एक समिति के पास है और आने वाले समय में सरकार उस पर कानून लाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसलिए लेजिस्लेटिव चेंज के साथ ही साथ व्यापार को करने में जो प्रोसीजरल डिफिकल्टी थी, हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए हमें डिजिटली हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना होगा। ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस में हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना। और पहले एक ऐसा होता था कि कोई बड़ी कंपनी बंद हो जाती थी तो लोग BIFR में चले जाते थे, कुछ लोग कंपनीज एक्ट में चले जाते थे, जिनके चेक बाउंस होते थे वो क्रिमिनल कोर्ट में चले जाते थे, लेबर कोर्ट में चले जाती थी और कंपनी का कोई काम चले उससे पहले सेल टैक्स वाले आगे ताला लगा जाते थे, इनकम टैक्स की अपनी प्रोसीडिंग चलती थी। इन सब को एक साथ लाकर रेजोल्यूशन के लिए इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कानून जैसा कानून हम लोग लेकर के आए। इनडायरेक्ट टैक्स में भी जो 36 किस्म के टैक्स लगते थे उनको एक करके GST सरकार लेकर के आई। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत के पैकेज को बनाते समय सरकार ने यह तय किया कि जो जो प्रोसीजरल डिफिकल्टी के क्षेत्र है, डिजिटल से लेकर के किसानों तक, शिक्षा से लेकर के डिजिटली हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना होगा, उसको ईज ऑफ करने का बिजनेस विषय हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना पैकेज में रखा है। और लेकिन देश को जब हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो ये बात तय होनी चाहिए कि आने वाले 30 साल 40 साल में कौन से प्रायोरिटी सेक्टर होंगे जिसमें कोई देश आगे बढ़ सकता है। ये तो ठीक है कि एक समय था हमने कृषि क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भरता दी। कृषि क्षेत्र से आज हम वेयर हाउसिंग में, कोल्ड स्टोरेज में, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन में, किसानों के व्यवसाय को मार्केट में ले जाने में, उनको MSP देने में, सोशल सिक्योरिटी देने में, किसान सम्मान निधि देने में, जो लंबे समय से पानी की परियोजनाएं, जब सरकार में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तो देश में 89 ऐसी पानी की परियोजनाएं थी जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई थी।
उनकी 90% परियोजनाओं को 5 साल में पूरा करने का काम किया। लेकिन इसके अलावा भी प्रायोरिटी सेक्टर तो देश को तय करने होंगे और इसलिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनको प्रायोरिटी सेक्टर मानते हुए वहां पे रिफॉर्म्स का एक नया दस्तावेज हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो 4 दिन तक लगातार कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें रखा और इसलिए उसमें जो 10 क्षेत्र रखे, मुझे जो लगता है सबसे पहले कोल सेक्टर में लंबे समय से जो उसके व्यवसायीकरण को आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। दूसरा, हमारे देश में एक रिच मिनरल क्षेत्र है, छोटे छोटे मिनरल से लेकर के बड़े मिनरल तक इस देश के अंतर्गत है। और आपने आज ही माननीय राजनाथ जी ने जो उनके ट्वीट्स को अगर आप देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर हमारे देश का एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। और आज बहुत बड़ी घोषणा आप जरूर, मैं कहता हूं कि इससे मेरे इस वेबिनार को समाप्त होने के बाद आज आप राजनाथ जी के सारे ट्वीट देखिए। डिफेंस सेक्टर में हमने देश के आत्मनिर्भर और स्वावलंबन को बढ़ाने के बड़े निर्णय लिए। जब सरकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तो देश में केवल 61 एयरपोर्ट थे। आज देश में 101 एयरपोर्ट तो पूरे हो गए हैं और 5 सालों में देश में 165 एयरपोर्ट हो जाएंगे। और पंजाब में कोई जरूरी नहीं है आज आदमी अमृतसर से डायरेक्ट अपनी फ्लाइट पकड़ता है, लेकिन और भी 2-3 एयरपोर्ट होने चाहिए। आखिर आज 7-8 करोड़ की जनसंख्या में 1 या 2 एयरपोर्ट लेकर के हम सोचे कि देश का विकास हो जाए, ये संभव नहीं है। और इसलिए सरकार ने सिविल एविएशन को एक प्रायोरिटी सेक्टर के रूप में तय किया है। और इसलिए देश में जब हम आप बात करते हैं कोल्ड स्टोरेज बनने चाहिए, वेयर हाउसिंग बनने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, तो पावर सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है। और आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में पावर सेक्टर में सरकार ने एक बड़ी धनराशि देकर के 5 साल पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोग देश के लाल किले से वादा किया था, जब हिंदुस्तान का कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा जब बिजली का बल्ब नहीं पहुंचेगा। 5 साल में हिंदुस्तान के दूर दराज के हर गांव में बिजली पहुंचाई गई है। मैं खुद बिहार के गांव को जानता हूं जब 70 साल में पहली बार बिजली पहुंची। लेकिन बिजली पहुंचाने का अब लक्ष्य नहीं है, पावर सेक्टर को प्रायोरिटाइज करके बिजली अब गांव के औद्योगिक विकास में आए, इस लक्ष्य की ओर सरकार आगे बढ़ी। फिर सबसे बड़ी बात है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। केंद्र ने कई ऐसी परियोजनाओं को किया है जो कई बार राज्य सरकार के द्वारा भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्योंकि गांव अगर रहने लायक बनाने तो गांव के सामुदायिक भवन से लेकर प्रशासनिक विषयों से लेकर के विद्यालयों से लेकर के सार्वजनिक सुविधाओं को आगे बढ़ाने का विषय, इसके बिना कोई गांव रहने लायक नहीं होते और कोई शहर रहने लायक नहीं। इसलिए सोशल सेक्टर में लगभग 8,100 करोड़ का जो गैप है उसके लिए भी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के विषय में इसको आगे बढ़ाया है। इसके साथ 2 और क्षेत्र हैं जिसमें हिंदुस्तान के तरक्की करने का दिशा आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में तय करी है। और शायद कभी कभी हमें लगता है, और हम में से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने एक लंबे समय तक देश के मंगलयान के प्रयास के, हमारे वैज्ञानिकों के प्रयासों को बहुत तसल्ली से देखा था, लेकिन सरकार का भी यह मानना है कि स्पेस एक ऐसी बहुत बड़ी ताकत है जिसमें भारत ने तरक्की करी। मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने लगभग 160 से ज्यादा सैटेलाइट एकदम एक साथ स्थापित अंतरिक्ष में स्थापित किए। और हमें ये छोटी चीज लग सकती है क्योंकि हमारे डे टू डे के व्यवहार के संबंध में नहीं है, लेकिन स्पेस में भारत की ताकत को बढ़ाने का विषय और स्पेस के माध्यम से दुनिया का टेक्नोलॉजी में नेतृत्व करने का विषय, ये आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में मोदी जी के नेतृत्व में तय किया। और स्पेस के साथ एटॉमिक एनर्जी एक ऐसा क्षेत्र है जो सरकार ने प्रायोरिटी के क्षेत्र में रखा। लेकिन ये प्रायोरिटी के क्षेत्र तय होने के बाद जो बड़ा विषय आता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय आता है। और हम सबको पता है कि कोरोना के काल में जब लॉकडाउन लगाया था तो पीपीई किट का शायद ये विषय
इस देश के लिए अनजान था, वेंटिलेटर का विषय अनजान था, मास्क का विषय बहुत अनजान था, लेकिन हिंदुस्तान ने बहुत तेजी से देश में लगभग 300 से ज्यादा टेस्ट लेबोरेटरी की स्थापना करी, सारे पैनिक को खत्म किया, मास्क का उत्पादन हो, वेंटिलेटर का उत्पादन हो, पीपी किट का उत्पादन हो। लेकिन इसके साथ भी हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारी सरकार ने बहुत ध्यान दिया। पिछले 5 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में 70 साल में जितनी मेडिकल की सीटें थी उसको दुगना 5 साल के अंदर करा, और केवल अंडर ग्रेजुएट की सीटें नहीं, पीजी की मेडिकल की सीटें, जो स्पेशलाइजेशन की सीटें थी, उसको 3 गुना करने का काम किया। आज स्थिति हिंदुस्तान में ये आ गई है, जो हमारे संकल्प पत्र का भी वादा था कि हिंदुस्तान के हर लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की परमिशन हो गई है और काम पूरा होने जा रहा है। आज पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़ दे तो इस देश में अब कोई ऐसा राज्य नहीं रहा है जहां केंद्र सरकार के द्वारा एम्स स्थापित ना कर दिया। आखिर पीजीआई चंडीगढ़ क्यों रहे? ये एम्स की सुविधा सब जगह जानी चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस कोरोना काल में भी रही है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन हमने दुनिया के 80 देशों को उपलब्ध कराई है। और अब भी जो वैक्सीन को लेकर के जो नए टेस्ट हो रहे हैं, हमारे देश की कंपनियों ने, पूना की एक कंपनी ने दुनिया की कंपनियों के साथ अनुबंध किया और इसके प्रोडक्शन में भी भारत की कंपनियां आगे हैं। और सरकार ने इसकी वैक्सीन के लिए भारत की कंपनियों को आगे बढ़ाने की एक पूरी योजना दी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना का कार्ड देश के हर गरीब तक पहुंचाने का काम किया। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, डिजिटल एजुकेशन का विषय हो, सड़क का विषय हो, बिजली का विषय हो, सामाजिक सुरक्षा का विषय हो, देश के हमारे जितने भी पोर्ट है उनकी क्षमता बढ़ाने का विषय हो, और इसलिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज का हिस्सा है। छठा विषय कैपेसिटी बिल्डिंग का है, और पंजाब के लोग तो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो प्रतिभा है वो ज्यादातर बाहर जाती है, लेकिन प्रतिभा जो बाहर जाती है उसके साथ ही साथ उसका जो स्किल एनहेंसमेंट का काम है, स्किल डेवलपमेंट का काम, रोजगार का और शिक्षा का जो सीधा संबंध होना चाहिए सरकार के द्वारा, स्किल बिल्डिंग का तो काम किया ही है जो रोजगार के लिए आवश्यक। लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग केवल रोजगार के क्षेत्र में नहीं है। सरकार ने डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन को डिफेंस में भी आगे बढ़ाया है, और अब तो राफेल भी आ गया है, तो देश की सुरक्षा की भी कैपेसिटी बिल्डिंग काफी बढ़ी। भारत सरकार ने नेवी से लेकर के सब क्षेत्रों में देश की क्षमताओं को आगे बढ़ाया है। लेकिन ये सब आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत के पैकेज को हम तब ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं जब हम पूरी तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश को गरीबी के अभिशाप से मुक्त करने के लिए संकल्पबद्ध है। ये जनधन खाते में जैसे 500 रुपए पहुंचे, इससे बड़ा दुनिया में आज तक इकोनॉमिक इंक्लूजन का, आर्थिक समावेश का कोई बड़ा कार्यक्रम आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए मनरेगा के भी राशि में सरकार ने वृद्धि करी, और ये जो प्रवासी भाई हमारे पहुंचे हैं, सरकार ने तुरंत 116 जिलों में जहां 40,000 से ज्यादा प्रवासी भाई पहुंचे, वहां पर तुरंत रोजगार के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। और देश में 100 से ज्यादा जिलों को सरकार ने चिन्हित किया है जो वास्तव में आकांक्षी जिले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जहां स्वास्थ्य सुविधा बाकी देश के जिलों से कम है, जहां बिजली की व्यवस्था बाकी देश के मुकाबले कम है, जहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। जब ये 100 से ज्यादा जिले एक प्रगतिशील जिलों के रास्ते के साथ आकर कदम से कदम बढ़ाएंगे तो देश में विकास समान रूप से हो। और आज पूरे देश में जो विकास की धारा है वो वास्तव में मोदी जी का गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम के कारण। लेकिन आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के साथ ही साथ देश का बड़ा सांस्कृतिक जागरण का विषय राम मंदिर के निर्माण के साथ शुरू हुआ।
और देश की जो हमारी चेतना है, जिसने 500 वर्षों तक देश के स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया, उसको सम्मान देने का काम ही हमारी सरकार ने। लेकिन अब जो विषय है, मंदिर निर्माण के साथ साथ भारत को आगे बढ़ाने का विषय, सुरक्षित भारत के साथ साथ भारत में समान विकास का विषय। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख कार्यकर्ता के साथ में बैठा हूं, मेरा यह मानना है कि भारत के विजन के जो नए कीर्तिमान माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार गढ़ने जा रही है, और उसको बनाने के लिए आज जो मैंने अपने विषय में 7 बिंदु रखे हैं, पॉलिसी इंटरवेंशन का विषय, लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट का विषय, प्रोसीजरल डिफिकल्टी को दूर करने का विषय, देश के विकास के प्रायोरिटी सेक्टर तय करने का विषय, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का विषय, देश की कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने का विषय, और देश में पॉवर्टी एलिमिनेशन करके गरीबी को हटाने का विषय। इन सारे संकल्पों को बढ़ाने का पूरी योजना का दृष्टि और आज उसका क्रियान्वयन भी देश की केंद्र सरकार कर रही है। हम एक बहुत बड़े राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा बने हैं। 1952 में जब जनसंघ की स्थापना हुई थी तो 3% वोट आया था, और ये जनसंघ कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है, देश को परिवार मानकर आगे बढ़ने वाली पार्टी। ये कोई अधिनायकवादी स्वरूप नहीं रहा, देश में एक लोकतांत्रिक तरीके से एक राजनीतिक विचार, दल और आंदोलन को लेकर के हम आगे चले। हम अपने राजनीतिक मिशन और विचारों को लेकर के जो 1952 में चले थे, जो हमारे जनसंघ के पहले अध्यक्ष ने बलिदान दिया था, उन संकल्पों को पूरा करने का काम हमारी भाजपा की इस पीढ़ी ने के सामने ऐसा अवसर आया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। 500 साल से देश की जिस सांस्कृतिक चेतना को लेकर के देश ने संघर्ष किया, वह भी पूरा हम अपने सामने होते हुए देख रहे हैं। लेकिन लड़ाई इससे आगे है। वो देश को गरीबी से मुक्त करने की, वो समतामूलक समाज स्थापित करने की, वो स्त्री और पुरुष को समान आदर देने की, वो सुरक्षा के माहौल को निर्माण करने की, वो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट के साथ गवर्नेंस के नए मानक स्थापित करने की है, और वो सत्ता को सेवा में बदलकर दीनदयाल जी के अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा करने। और इन सारे विषयों को हम दृढ़ता से पूरा करें, इन विषयों को लेकर के हम आगे चलें, और आत्मनिर्भर भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण है, इसको अपने व्यवहार में, विचार में, आचरण में, पार्टी के मिशन में, और पार्टी को विशेष रूप से पंजाब में पुनः सत्ता में ला करके लोगों की सेवा करने में, शासन तंत्र को लोगों की सेवा में लगाने के लिए संकल्पित होकर काम करें। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर, संक्षिप्त और बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 7 ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨਈ ਸੋਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੋਧਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਦਰਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ ਜੁੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ मैं भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रधान श्रीमान अश्विनी शर्मा जी ਨੂੰ निवेदन करांगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन भी करन और आज के इस कार्यक्रम का समापन। भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश के फेसबुक लाइव कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत पैकेज और आत्मनिर्भर भारत बनाने ਲਈ प्रधानमंत्री जी ने जड़ा आह्वान किया है, उसके अवसर पर हम सबको जिनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, भूपेंद्र यादव जी का परिचय सुभाष जी ने शुरुआत में करवाया। ये पंजाब के कार्यकर्ताओं का, पंजाब के नेताओं का और इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जितने भी कार्यकर्ता और आम पंजाबी जुड़े हैं, जितनी सरलता से, जितनी सहजता से भूपेंद्र यादव जी ने
आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प लिया है उसकी पूर्ति के लिए सरकार द्वारा आत्मनिर्भर पैकेज के तहत सर्वांगीण विकास हो, सब क्षेत्रों में विकास हो, उसका जितने सुंदर तरीके से थोड़े से समय में हमें मार्गदर्शन दिया, ये आने वाले समय में पंजाब के सभी नेताओं के लिए, सभी कार्यकर्ताओं के लिए आत्मनिर्भर भारत के विषय को जन जन तक ले जाने में सहायक रहेगा। आप हमारे छोटे से संदेश पर पंजाब के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प लिया है उसकी पूर्ति में हम एक कार्यकर्ता के नाते जो हमारी भूमिका, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा कार्य रहना चाहिए उसमें जी जान लगाएंगे। और पंजाब को लेकर जो आपने इच्छा प्रकट की है उसकी पूर्ति के लिए भी कि पंजाब के अंदर बीजेपी मई पंजाब बने, अपना कार्यकर्ता दिन रात एक कर रहा है। पंजाब की परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं, आप जानते ही हैं। पंजाब के अंदर कोरोना की महामारी के अंदर भी सेवा कार्य करने में भी हमको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने कार्यकर्ता ने जिस शिद्दत के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस समर्पण के साथ अपने ऊपर FIR दर्ज होने के बावजूद भी सेवा कार्य को जन जन तक पहुंचाया है, उससे लगता है कि पंजाब बदल रहा है। पंजाब के पंजाबी बीजेपी में अपना और पंजाब का भविष्य देख रहे हैं। आप लोगों का इसी प्रकार सहयोग मिलता रहा, इसी प्रकार स्नेह मिलता रहा। भूपेंद्र यादव जी का परिचय कि वो पार्टी के महामंत्री हैं, संसद सदस्य हैं, इससे ज्यादा जो मैं उनको व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका मिला एक दो बार, जितनी सहजता से, जितनी सरलता से, जितने सहज भाव से वो मिलते हैं, वो भी अपने आप में उनको दूसरे नेताओं से अलग करता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कोर ग्रुप के सदस्यों की ओर से, पार्टी के महामंत्रियों की ओर से और इस फेसबुक में जुड़े हुए सभी पंजाबियों की ओर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार पंजाब भाजपा पर आपका वरदहस्त बना रहे, स्नेह बना रहे। और एक बात का यकीन दिलाऊंगा कि हम लोग दिन रात सामूहिकता के आधार पर पंजाब में आगे इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान में बंगाल बीजेपी के एजेंडे का हिस्सा हो सकता है कि बंगाल में सरकार आ सकती है, आने वाले समय में पंजाब भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के एजेंडे का एक हिस्सा बनेगा। इसी दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। एक बार फिर पुनः आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया, हम उसका अक्षरशः पालन भी करेंगे, आचरण में भी लाएंगे, व्यवहार में भी लाएंगे और जन जन तक भी पहुंचाएंगे। एक बार पुनः सारी भारतीय जनता पार्टी पंजाब की तरफ से धन्यवाद, प्रणाम। कार्यक्रम समाप्त। सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस फेसबुक लाइव से जुड़ने। नमस्कार भूपेंद्र जी।